गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इनकम मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे। ये दूसरा मेथड है हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब जाहिर सी बात है इसमें इनकम मेथड आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हम इनकम देखेंगे। चार्ट मैंने पहले से बना रखा है। इसमें इनकम मतलब कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ से हमारी इनकम हो रही है, ठीक है। तो ये इनकम मेथड के ऊपर डिपेंड है। कैसे कैसे इनकम होती है हम बता चुके हैं आपको, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। ये कैसे आता है पैसा हमारे पास, जब हम किसी को सर्विसेज देते हैं, फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले में हमें कंपनी क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है और हमारे लिए वो फैक्टर इनकम हो गई। ओके, इसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड से भी जानते हैं। फैक्टर पेमेंट मेथड लिख लीजिएगा कहीं पर, फैक्टर पेमेंट मेथड। एक नाम इसका ये है, एक नाम आपका इनकम मेथड हो गया। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। तो ये तीन नाम हो गए, किसी भी नाम से आपके ये क्वेश्चन में आ सकता है एज एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ों पे हमें बहुत फोकस करना है। एक तो पहला इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इन तीनों को हमें प्लस करना है, ठीक है। और प्लस करने के बाद जब हम तीनों को प्लस कर देंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, तो हमारे पास निकल के आएगी एनडीपीएफसी। याद रखिएगा एनडीपीएफसी, ये आएगी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में जब हम बाहर की इनकम को प्लस कर देंगे, ऐसा समझिएगा, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, यानी एनडीपीएफसी में अगर हम बाहर की इनकम को प्लस कर देते हैं, नीफिया को प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, एनडीपीएफसी निकल के आएगा। क्लियर टू ऑल? नाउ अभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी जो भी कंपनी है, जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो किस किस फॉर्म में अपने एम्प्लॉय को रिवार्ड दे रहा है, पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है, ठीक है, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। तो इसमें पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, वेजेस एंड सैलरीज। सबसे आसान फॉर्म होती है किसी को सैलरी देना, किसी को वेजेस देना। वेजेस इन द सेंस भाड़ा, पर डे का भाड़ा, जो लेबर मजदूर होती है उसको हम दहाड़ी मजदूर भी कह सकते हो आप उसको, जो पर डे के 300, 400, 500 रुपये लेता है। और एक मंथली इनकम होगी, जो बंधी हुई इनकम होती है, जो मंथ के एंड में जाके मिलती है पूरे महीने की सर्विस देने के बाद, उसको हम सैलरी कहते हैं। तो एक तो ये पॉइंट आ गया, वेजेस एंड सैलरी से हमारी इनकम हो रही है। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब उसके बदले में अगर कोई कंपनी आपको कुछ फ्री की सर्विसेज दे रही है, अगर हम उस फ्री की सर्विसेज का अगर हम पैसा लगाएं तो हमारे पास से पैसे खर्च होंगे। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है और उसको फ्री रेंटेड कार दे रखी है, उसको मोबाइल दे रखा है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन दे रखी है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में आएगी। मतलब उसमें हमारा पैसा जाता या हमारी जेब से पैसा खर्च होता, वो हमें कंपनी ने दे रखी है, यानी कंपनी का पैसा उसमें जा रहा है, तो उस चीज़ में वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ठीक है। नाउ कम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस टू सोशल सिक्योरिटी फंड। ये एक ऐसी स्कीम होती है जो कंपनीज एम्प्लॉयज़ को देती है। और ये स्कीम क्या होती है, जब इंसान जब वहाँ से रिटायर्ड होता है या जॉब उसकी ख़त्म होती है कई सालों की नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद, तो ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट भी देती है और कंपनीज भी देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएफ फंड यानी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट देती है, ग्रेजुएटी फंड अमाउंट देती है, और बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आफ्टर द रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, यानी उससे उनकी जैसे कि इनकम जनरेट होती है। ये थ्री मेथड्स हो गए, एक तरीके से तीनों को इनको प्लस करना है। अगर डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रहेगा, यानी COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसकी, अगर ये न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्ट दे रखा है तो हम इन तीन चीजों को ऐड नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है और उसमें वेजेस एंड सैलरीज भी दे रखा है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड भी दे रखा है, तो हम किसी को भी ऐड नहीं करेंगे, हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड करेंगे डायरेक्ट। ओके, इन चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे। और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा तो हम इन तीन चीज़ों को प्लस करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स।
अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी इसको ओएस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रखते रहिएगा, ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। देखो, ऑपरेटिंग मतलब होता है किसी चीज को चलाना, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फंड हो रहा है, एक्स्ट्रा इनकम हो रही है कहीं ना कहीं से, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो रेंट एंड रॉयल्टी आता है इसमें पहला, यानी आपकी जो इनकम हो रही है, आपने अपनी ज़मीन किसी को लीज लैंड पे दे रखी है, या किराया आ रहा है आपका कहीं से भी, प्रॉपर्टी से आ रहा है, रेंट एंड रॉयल्टी। और रॉयल्टी मतलब आपका कोई नाम यूज़ कर रहा है, जो एमएनसीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपनी फ्रेंचाइजी देती हैं और उसके बदले में उनको रॉयल्टी मिलती है, कि कोई किसी का नाम यूज़ करता है तो उसके बदले में कुछ परसेंट वो अपने इनकम या पैसा चार्ज करता है, तो वो रॉयल्टी होगी यहाँ पर। रेंट समझ में आ रहा है आपको, कि हमारी ज़मीन थी, रेंट पे ले ली किसी कंपनी ने, या हमने किसी को दे दी किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उससे हमारा किराया आ रहा है, पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट, हम पैसे को हमने कहीं इन्वेस्ट के रखा है और वहाँ से जैसे शेयर्स में ले लिया हमने, या हमने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, या और भी चीज़ों पे हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वहाँ से हमारी इनकम हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में इसमें क्या है, प्रॉफिट कई तरीके से हो सकता है, मनी कंपनी में हो रहा है, आपको हो रहा है, तो उसको 3 तरीके उसमें प्रॉफिट में डिवीजन है, यानी प्रॉफिट में 3 तरह का डिवीजन है। एक तो डिविडेंड है, एक कॉर्पोरेट टैक्स है, और एक रिटेन अर्निंग है। तो याद रखिएगा, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट किस में आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ रहे हैं। और प्रॉफिट के भी 3 डिवीजन है, यानी सब डिवीजन हैं इसमें। डिविडेंड, डिविडेंड क्या अमाउंट होता है, जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसके बाद उसमें जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है, उस पैसे को वो एज ए इंटरेस्ट लौटाती है, उसको हम डिविडेंड कह रहे हैं यहाँ पर। उसको मतलब कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हो, चाहे उनको वो पैसा लौटाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट होने के बाद जो गवर्नमेंट को कंपनी टैक्स देती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। और रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ द, एक तरीके से इसी का पार्ट कह सकते हैं हम डिविडेंड, यानी कुछ डिविडेंड हमने लौटाने के बाद जो पैसा हमने पास रखना था फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, वो उसको कह सकते हैं हम रिटेन अर्निंग। क्या है वो पैसा जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को, और कंपनी ने उसको फर्दर यूज कर लिया अपने किसी यूज में लाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को अपनी एक नया प्लांट स्टार्ट करना है, या कंपनी को कुछ एक्सपेंशंस करने हैं, बिजनेस प्लान बनाना है, तो उस पैसे को कंपनी ने अपने ही पास दोबारा से यूज कर लिया। ये भी हो सकता है वो कुछ पैसा डिविडेंड दे दे, यानी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा वापस कर दे और कुछ पैसा अपने पास रख ले, ये हो गया रिटेन अर्निंग। तो ये हो गया प्रॉफिट। अब आती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको सेग्रेट नहीं कर पाते हम, कि इसको हम कितनी जज करें, एक्चुअल सैलरी इसकी कितनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे बैठ भी रहा है, उसकी खुद की क्लिनिक है, और उसकी हम सैलरी कैसे जज करें, उसका प्रॉफिट कैसे जज करें, तो ऐसे लोगों को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। मतलब खुद ही वो एज ए लेबर काम कर रहे हैं अपनी ही कंपनी के अंदर, अपनी दुकान के ऊपर, अपनी किसी भी चीज़ के अंदर, तो होगी मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 3 चीज़ें, wages and salaries in kind, employees contribution to social security schemes, और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 है, रेंट एंड रॉयल्टी, उसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट, उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट में 3 सब डिविजन्स हैं, डिविडेंड हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और रिटेन अर्निंग हो गया। आप इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हो, रिटेन अर्निंग को। और लास्ट में मिक्स इनकम आ गया। और ये सब चीज़ों को प्लस करने के बाद हमारा आएगा एनडीपीएफसी, यानी डोमेस्टिक इनकम आएगी। और डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआई को प्लस कर देंगे, तो हमारा एनएनपीएफसी निकल के आ जाएगा। ओके, नाउ अब इस पे इनकम मेथड पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है। अच्छा, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ इसमें कि हम क्या मिस्टेक करते हैं जब हम पेपर करते हैं। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, या नहीं भी हो, इससे कोई मैटर नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी क्वेश्चन आए, चाहे वो इनकम मेथड का हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड का हो, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड का हो, सभी बच्चे 90% मैंने ये देखा है कि वो फॉर्मूला नहीं लिखते और डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हैं। और फॉर्मूला जो बच्चा लिखेगा, सबसे प्रॉफिट में क्या रहेगा, या कह सकते हो आपको क्या फ़ायदे में रहेगा, कि अगर हमारा आंसर गलत आता है तो उस फॉर्मूले के ऊपर हमें मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स अवॉर्डेड। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मूला ज़रूर लिखें, ताकि आपको एक अमाउंट ऑफ मार्क्स कह सकते हो आप, या एक अमाउंट कह सकते हो मार्क्स मिले ही मिले। अब सबसे पहले अगर हम इसको कैलकुलेशन की बात करें, तो हमने जो है इनकम मेथड का फॉर्मूला पढ़ा था, यानी इनकम मेथड का फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, यानी एनडीपीएफसी का फॉर्मूला आप कह सकते हो, एनडीपीएफसी,
इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर तीन चीज़ें आ रही थी, वेजेस सैलरीज और वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब देखिए वेजेस इसके अंदर आ गया, ठीक है, और आपका कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी आ गया, वेजेस एंड काइंड नहीं है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें आ गई। अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेते हैं इसके अंदर फर्स्ट, और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 7 को प्लस करते हैं। इसके अलावा बताइए इसमें कोई और है, वेजेस एंड सैलरीज था, दूसरा था वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा था कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। ठीक, अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के ऊपर। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला था रेंट प्लस रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला था ऑपरेटिंग सरप्लस का। अब इसमें देखिए कौन कौन, रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। इसमें देखिए प्रॉफिट क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो 3 + 4 3 + 4 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक तो ये हो गया, और कॉर्पोरेशन ऑफ टैक्स, जो गवर्नमेंट को देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं हम, तो ये हो गया। तो 6 + 8 और मिक्स इनकम इसके अंदर साफ साफ दे रखी है, 400 है, वो हो गए 5। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया। फॉर्मूला लिखने के बाद इस तरीके से कैलकुलेशन करिए और आगे बढ़िए इस चीज़ में, और सबको टोटल प्लस माइनस करें तो अराउंड इसका आ जाएगा 19,800, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ हमें ये मेंशन करनी है कि हमें फॉर्मूला मेंशन करना है, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है, हम डायरेक्ट इस चीज़ पे ना पहुँचें। और बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं पेपर के अंदर, और उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, उनके नंबर मार्क्स कट जाते हैं अगर उनका आंसर गलत होता है। ओके, थैंक यू। नाउ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इनकम मेथड का हमने भी फॉर्मूला देखा और फॉर्मूला पढ़ा, उसको समझा। अब उसके आगे बढ़ते हैं इनकम मेथड में। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, हमें कौन कौन सी चीज़ इसमें इंक्लूड करनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल टॉपिक है, ये बोर्ड में आ चुका है कई बार। तो ट्रांसफ़र अर्निंग, पहला इसमें ट्रांसफ़र अर्निंग, यानी हम क्या कर रहे हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस फॉर्म में, जैसे कि हम ये कहें, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन कह सकते हो, ओल्ड एज पेंशन, याद रखिएगा, ओल्ड एज पेंशन, ठीक, या स्कॉलरशिप, ठीक है, चैरिटी। तो ऐसी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर अर्निंग, हाँ, रिटायरमेंट का पैसा इसमें हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर आता है। याद रखिएगा, ट्रांसफर अर्निंग में ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, चैरिटी वगैरह, डोनेशन वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं होगा। इलीगल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल आपने कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, कोई जुआ वगैरह खेल रहे हो, कोई चोरी चकारी करी है आपने, तो उसका जो पैसा, उसकी जो अर्निंग होगी वो आपके इसके अंदर काउंट नहीं होगी। कमीशन, सेकेंड हैंड गुड्स आप खरीदते हो, बेचते हो, और उस पर अगर आप कमीशन चार्ज करते हो तो आपकी इनकम काउंट होगी, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, एज ए रिवार्ड, आपको वो पैसा मिल रहा है, किसकी फॉर्म में मिल रहा है, वो इसलिए काउंट होगा क्योंकि वो रिवार्ड है आपकी रेंडरिंग सर्विसेज का। इसी तरीके से ब्रोकरेज, ब्रोकरेज क्या करता है, आपके जो शेयर्स हैं और उन बॉन्ड्स हैं उन सबको बेचता है, तो वो भी काउंट होगा। जो इस पे जो कमीशन लेगा, ब्रोकरेज लेगा, वो भी एज ए रिवार्ड काउंट होगा, यानी काउंटेड होगा, काउंटेड ब्रोकरेज। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो गुड्स बनाया, जो प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया, वो अब उसी के अकाउंट में वो काउंट हो जाएगा, तो ये जो है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन काउंट होगा। हम इससे पहले ये भी डिस्कस कर चुके थे और चीज़ों में कि प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है। विंडफॉल गेन, लॉटरी वगैरह, आपने लॉटरी जीती, लॉटरी जीतने में क्या होता है, ये सारी इनकम, इलीगल एक्टिविटीज़ या लॉटरी जो है, ये काउंट नहीं होती नेशनल इनकम, जिसमें हम कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहे हैं और वो उससे हमारी कोई इनकम जनरेट हो जाती है, और ऐसी इनकम को हम काउंट नहीं करते इनकम मेथड के अलावा, इनकम मेथड में। और बाकी जो आपके प्रॉफिट हैं, टैक्सेस हैं, और आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, वेजेस एंड सैलरीज हैं, अगर वो सेपरेटली दे रखे हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, अगर सेपरेटली नहीं दे रखे तो अगर डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है या अगर प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट देने के बाद उसमें डिविडेंड और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हम खाली अगर हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे, बाकी सबको ऐड नहीं करेंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हमें इनकम मेथड को ध्यान में रखते हुए करने हैं। ओके, इसमें एक और दूसरा सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं इनकम मेथड के अंदर।
इसमें अब कि हमें नेशनल इनकम निकालनी है, एनआई निकालनी है, यानी एनएनपीएफसी निकालनी है। क्या निकालनी है इसमें? एनएनपीएफसी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो इनकम मेथड है वो डोमेस्टिक इनकम होती है, तो हमें नेशनल निकालनी है। जब इसमें नेशनल की बात हो रही है तो हमें इसमें बाहर की इनकम को प्लस करना ही पड़ेगा। तो इसमें बाहर की इनकम दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वेजेस एंड सैलरीज रखे हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रखा है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है। इसमें कुछ चीज़ें देखिए आप जो फॉर्मूले में नहीं आ रही। सबसे पहले आप हम फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे हमने बताया आपको, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब कंपनसेशन एम्प्लॉयज में आपका वेजेस एंड सैलरीज आ रहा है एक, तो फिर दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आ रहा है, पीएफ आ रहा है इसके अंदर, और फिर आ रहा है आपका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट आ रहा है, फिर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, फिर आपका रेंट आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, और मिक्स इनकम इसमें नहीं दे रखी। आप देखिए मिक्स इनकम कहीं नहीं है, तो मिक्स इनकम हमने छोड़ दी। तो ये सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2100। ठीक है, बाकी चीज़ों को हमें इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ना तो इसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन का कोई यूज़ ही नहीं, क्योंकि नेट की बात कर रहे हैं, और सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं लेना क्योंकि ये ऑलरेडी एफसी है। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट तो करना नहीं है, इसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट तो करना नहीं है, तो एफसी को हम एज इट इज रहने देंगे। अब हमें निकालना है एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी में हमने एनएफआई को प्लस कर दिया, एनडीपीएफसी में हमने एनएफआई को प्लस कर दिया, जो हमारा एनडीपीएफसी निकल के आया उसमें हमने नीफिया को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2150। ठीक, क्लियर? तो ये था आपका इनकम मेथड। एक बार आप सब चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा और जो डाउट्स हों वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।